श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आज हमारा भारत गुलाम बना तो कैसे बना। हमें भी नहीं मालूम था कि इस गुलामी का असली राज क्या है। ये पता चला जब हमने स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के बारे में पढ़ा और उसमें मुझे जानकारी मिली जो उन्होंने दस्तावेजों से निकाला था कि भारत गुलाम कैसे बना। तो शुरुआत होती है वास्को डी गामा से और बात आती है मीर जाफर तक। आज से 400 साल पहले वास्को डी गामा आया था हिंदुस्तान। वास्को डी गामा ने कोई भारत की खोज नहीं की। भारत की कोई क्या खोज करेगा, भारत तो पहले से ही था, हिंदुस्तान पहले से ही था। 1498 1498 की मई की 20 तारीख को वास्को डी गामा हिंदुस्तान आया था। 15वीं शताब्दी का जो यूरोप था उसमें दो देश सबसे ताकतवर थे, स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। वहां के जो पोप था उसने डिवाइड कर दिया कि चलो ठीक है, तुम एक साइड का लूटो और तुम दूसरी साइड का लूटो। तो वास्को डिगामा के जो हिस्से में आया था वो हमारे पूरा एशिया का पोर्शन आया। कोलंबस गया था अमेरिका को लूटने के लिए और भारतवर्ष को लूटने के लिए वास्को डिगामा आया था। पुर्तगाल और स्पेन की सत्ताओं के बीच में लूट का माल जो जिससे मिला वो अपना लेके चला गया। पोप ने फिर दोनों की हिस्सेदारी कर दी थी। पुर्तगाली को चूंकि दुनिया के पूर्वी हिस्से को लूटने का आदेश मिला था तो पोप की तरफ से उसी लूट को करने के लिए वास्को डी गामा हमारे देश आया, क्योंकि भारतवर्ष दुनिया के पूर्वी हिस्से में पड़ता था। दूसरी तरफ जब कोलंबस उधर पहुंचा तो वहां पे रेड इंडियंस थे, वहां पे उसने लूटपाट मचाई और ना जाने कितने लूटा। फिर जब स्पेन की सत्ता को मालूम पड़ा कि भाई अमेरिका में तो बहुत पैसे हैं, तो फिर उन्होंने अपनी फौज भेजी। और वास्को डिगामा जब इधर कालीकट में आया 20 मई 1498 को, तो कालीकट का राजा था उसमें झामोरीन। झामोरीन के जब राज में पहुंचा तो उसको ये चीज़ मालूम था वास्को डिगामा को कि भारत में अतिथि देवो भव है। तो अतिथि बन के आया वो, अतिथि बन के आया और फिर बोला कि हमें रहने के लिए कुछ जगह जगह दे दो। और वो जगह देना हमारे हिंदुस्तान को बहुत भारी पड़ गया। उसके बाद उसी वास्को डिगामा ने झामोरीन की हत्या करवा दी और खुद कालीकट का मालिक बन बैठा। और कालीकट का मालिक बनने के बाद उसने क्या किया कि समुद्र के किनारे कालीकट केरल में वहाँ से जो भी जहाज जाते थे उसमें हिंदुस्तानी व्यापारी अपना माल भरकर साउथ ईस्ट एशिया और अरब के देशों में व्यापार के लिए भेजते थे। उन जहाज़ों पर साले ने टैक्स वसूलने का काम वास्को डिगामा करता था। और अगर कोई जहाज वास्को डिगामा को टैक्स नहीं देता था तो उस जहाज को समुद्र में डुबोने का काम वो वास्को डिगामा करता था। 1498 में, और यहां से सब लूट की संपत्ति लेके गया। आपको पता है कि 7 जहाज भर के सोने की असरफियां ले गया था। पोर्टुगीज सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स है वो बताते हैं कि वास्को डिगामा पहली बार जब हिंदुस्तान से गया तो लूट कर संपत्ति को जो ले गया था वो 7 जहाज भर के सोने की असरफियां। उसके बाद वो फिर दोबारा आया, दूसरी बार आया तो हिंदुस्तान से लूट कर जो ले गया वो करीब 11 से 12 जहाज भर के सोने की अशरफियां थी। और जब तीसरी बार आया तो 21 से 22 जहाज भर के सोने की अशरफियां ले गया। वास्को डिगामा हिंदुस्तान में 3 बार लूटने के बाद चौथी बार भी आता लेकिन वो मर गया। इतना सोना चांदी लूट कर जब वास्को डिगामा यहाँ से ले गया तो पुर्तगाल के लोगों को पता चला कि हिंदुस्तान तो भाई सोने की चिड़िया है, वहाँ पे तो बहुत संपत्ति है। भारतवर्ष की संपत्ति के बारे में पुर्तगालियों ने पहले भी कहीं पढ़ा था। उन्हें कहीं से टेक्स्ट मिल गया था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर महमूद गजनवी नाम का व्यक्ति आया, 17 साल बराबर आता रहा, लूटता रहा इस देश को। एक ही मंदिर को, सोमनाथ का मंदिर जो वेरावल में है, उस सोमनाथ के मंदिर को मोहम्मद गजनवी नाम का एक व्यक्ति एक वर्ष आया, अरबों खरबों की संपत्ति लेकर चला गया। दूसरा साल आया, फिर अरबों खरबों की संपत्ति लेकर चला गया। तीसरा साल आया, फिर लूट कर लेके गया। और 17 साल वो बराबर आता रहा और लूट कर लेकर जाता रहा। उससे पहले भी लूट चली हमारे भारत की। महमूद गजनवी जैसे लोग हमको लूटते रहे। वास्को डिगामा ने आकर लूट को जिस तरह से केंद्रित किया और ऑर्गेनाइज्ड किया, वो समझने की जरूरत है कि उसके पीछे क्या हुआ। पुर्तगाली लोग आए, 70 से 80 वर्ष तक इस देश को खूब जमकर लूटा है। पुर्तगाली चले गए इस देश को लूटने के बाद, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए, उन्होंने इस देश को खूब जमकर लूटा। उसके बाद डच आए,
हॉलैंड वाले, उन्होंने इस देश को लूटा। उसके बाद आए फिर अंग्रेज, हिंदुस्तान में लूटने के लिए नहीं बल्कि इस देश पर राज्य भी करने के लिए। पुर्तगाली आए लूटने के लिए, फ्रांसीसी आए लूटने के लिए, डच आए लूटने के लिए, और फिर पीछे से अंग्रेज चले आए लूटने के लिए। अंग्रेजों ने लूट का तरीका बदल दिया। ये अंग्रेजों से पहले जो लूटने के लिए वो आर्मी लेकर आए थे, बंदूक लेकर आए थे, तलवार लेकर आए थे और ज़बरदस्ती लूटते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, लूट का तरीका बदल दिया, लूट का सिलसिला बदल दिया। उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इस देश की जो सबसे लूट की जो शुरुआत हुई वो हमारे गुजरात के रास्ते से हुई है, क्योंकि वहाँ पोर्ट बना हुआ था। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली कोठी बनी थी। सूरत के लोगों को नहीं मालूम था कि जिन अंग्रेजों को कोठी बनाने के लिए हम ज़मीन दे रहे हैं, बाद में ही अंग्रेज हमारा खून चूसेंगे। अगर पता होता तो कभी अंग्रेज को सूरत तो क्या, हिंदुस्तान तो क्या, सूरत में भी घुसने नहीं दिया जाता। अंग्रेजों ने फिर वही किया जो उनका असली चरित्र था। पहले कोठी बनाई, व्यापार शुरू किया, धीरे धीरे पूरे सूरत शहर में अपना व्यापार फैलाया। सन 1612 में सूरत के नवाब की हत्या करवाई। अंग्रेजों ने जिस नवाब से ज़मीन लिया कोठी बनाने के लिए, उसी नवाब की हत्या कराई। और 1612 में जब नवाब की हत्या करा दी उन्होंने, तो सूरत का पूरा एक बंदरगाह अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। फिर अंग्रेजों ने जो काम सूरत में किया था सन 1612 में, वही काम कलकत्ता में किया, वही काम मद्रास में किया, वही काम दिल्ली में किया, वही काम आगरा में किया, और वही काम लखनऊ में किया। मतलब जहां भी अंग्रेज जाते थे अपनी कोठी बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लेते थे जगह, और उस पर शहर पर अंग्रेजों का कब्जा होता चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा फहराता चला गया। दिमाग से काम किया उन्होंने। हम भारत के लोग तो बड़े सीधे साधे होते हैं, बड़ी इमोशनल होते हैं ना। 200 वर्षों के अंदर व्यापार के बहाने अंग्रेजों ने सारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। 1750 तक आते आते सारा देश ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हो गया। और 1750 में सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, उसको अंदाजा हो गया कि अंग्रेज इस देश में व्यापार करने नहीं आए, इस देश को गुलाम बनाने के लिए आए, इस देश को लूटने के लिए आए। और उसने फैसला किया कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। उसके बाद जो लड़ाई हुई, आपको ताज्जुब होगा और सुनकर शर्म आएगी कि हम क्यों हार गए, जिसे पालसी के युद्ध के नाम से मशहूर हुआ। जो अंग्रेजों के साथ जो सिराजुद्दौला ने जो युद्ध किया, आपको मालूम है कि हम हिंदुस्तानियों के पास, सिराजुद्दौला के पास कितने सारे सैनिक थे? हमारे पास 18,000 सिपाही थे और उनके पास पता है कितने सिपाही थे? मात्र 300। फिर भी हम हार गए। अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ने आया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो अंग्रेजी सेना का सेनापति था। और भारत की तरफ से जो लड़ रहा था सिराजुद्दौला, उसका भी एक सेनापति था, नीच कहा जाएगा, उसका नाम था मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि अगर भारतीय सिपाहियों के साथ हम आमने सामने लड़ेंगे तो 300 लोग मारे जाएंगे और 2 घंटे भी युद्ध नहीं चलेगा। इतिहास पढ़ा था उन्होंने। जब हमारे 1200 सैनिक 18,000 अफगान सैनिकों को हरा सकते हैं, तो ये तो 18,000 थे और उनके सामने सिर्फ 300। और उसने फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को चिट्ठी लिखी कि भाई हमारे पास और सैनिक चाहिए, और सैनिक भेजो, क्योंकि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और अगर आप चाहते हो कि हम हिंदुस्तान पर कब्जा करें तो ये बहुत ज़रूरी है। पर वहाँ की पार्लियामेंट ने सेना भेजने से इनकार कर दिया। तो फिर पता है क्लाइव ने क्या किया? मीर जाफर को अपनी तरफ मिलाया। उसे कहा कि हम तुम्हें यहाँ का राजा बना देंगे, और उस गद्दार की वजह से हम हारे, क्योंकि वो चाहता था कि वो वहाँ का राजा बन जाए। और फिर युद्ध शुरू हुआ 23 जून 1757 को। इतिहास की जानकारी के लिए 23 जून 1757 को युद्ध शुरू होने के 40 मिनट के अंदर, सिर्फ 40 मिनट के अंदर भारतवर्ष के 18,000 सैनिक हार गए। क्या हुआ? 18,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया 300 सिपाहियों के सामने। और वजह क्या था? मीर जाफर। ऐसे कुत्तों को खत्म कर देना चाहिए। और ऐसे मीर जाफर हमारे हिंदुस्तान में एक नहीं, हजारों मीर जाफर आपको मिलेंगे। अपने 300 सिपाहियों की मदद से हिंदुस्तान के 18,000 सिपाहियों को बंदी बनाया, और कलकत्ता में एक जगह है, उसका नाम है फोर्ट विलियम।
उस फोर्ट विलियम में 18,000 सिपाहियों को बंदी बनाकर लेके गया। 10 दिन तक उसने भारतीय सिपाहियों को भूखा रखा और 11वें दिन सबकी हत्या करा दी, और उस हत्या में मीर जाफर शामिल था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कराई मुर्शिदाबाद में, क्योंकि उस जमाने में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद होती थी, कलकत्ता नहीं थी। सिराजुद्दौला की हत्या कराने में रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर दोनों शामिल थे, और नतीजा क्या हुआ? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भागने का सपना देखता था, वो भगाने का सपना देखता था इस देश में, वो मारा गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करने की बात करता था वो बंगाल का नवाब हो गया, मीर जाफर। थू ऐसे लोगों पे। 1757 में तो एक मीर जाफर था, आज हिंदुस्तान में हजारों मीर जाफर हैं जो देश को वैसे ही गुलाम बनाने में फिराक में लगे हुए रहते हैं। मीर जाफर ने क्या किया था? विदेशी कंपनी को समझौता किया था बुला के, और विदेशी कंपनी से समझौता करने के चक्कर में उसे कुर्सी मिली और पैसा मिला। आज भी कुर्सी और पैसे के लिए लोग कुछ भी कर डालते हैं। आज हिंदुस्तान के नेता प्रधानमंत्री बनते हैं। हमारे प्रधानमंत्री अभी तो बहुत अच्छे हैं। हिंदुस्तान में जो नेता मुख्यमंत्री बनता है वो सबसे पहले क्या काम करते हैं, क्या जानते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं विदेशी कंपनी वालों तुम्हारा स्वागत है, आओ यहाँ पर। और बराबर इस बात को याद रखिए कि ये बात 1757 में मीर जाफर ने कही थी ईस्ट इंडिया कंपनी से कि अंग्रेजों तुम्हारा स्वागत है, उसके बदले में तुम इतना ही करना कि मुझे कुर्सी दे देना और पैसा दे देना। कहीं ना कहीं आज भी ये बात है। इस देश को 200 से 250 वर्ष तक गुलाम बनाकर लूटता रहा। इन मीर जाफरों ने 6,000 विदेशी कंपनियों को बुलाया हुआ है। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगली गुलामी कितने वर्ष की होगी। खैर अभी तो हम बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, हमारा भारत स्ट्रांग हो चुका है, किसी की अब हिम्मत नहीं कि हमारी तरफ आँख भी उठाकर देखें। पर इन विदेशी कंपनियों की जो नकेल है वो अपने हाथ में रखनी चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।